हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के महामैराथन में हम लोग देखेंगे पर्यावरण और डीएलएड सेक्शन के सभी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए अगर देख रहे हैं तो, और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी एडवांटेज मिल सके। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो खुद से संसाधन हमें प्राप्त हो जाते हैं यूज़ करने के बाद, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये कैसा संसाधन कहलाते हैं? तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कैसा संसाधन? नवीकरणीय। और जो हमें पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बहुत समय लग जाता है बनने में, तो उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रहेगा आपको, जो पुनः प्राप्त हो जाएंगे नवीकरणीय यानी पुनः निर्माण हो जाएंगे, और जो पुनः प्राप्त नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीकरणीय संसाधन। समझ गए? चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? हम लोग सबसे ज़्यादा जो पानी यूज करते हैं, पीते हैं, कहाँ से करते हैं? नदी का पानी, भूजल यानी ग्राउंड वाटर, या महासागर का पानी? तो हम लोग चापाकल कहाँ लगाए रहते हैं? ग्राउंड में, ग्राउंड वाटर। तो सबसे ज़्यादा हमें पीने योग्य पानी का भंडार कहाँ से मिलता है? तो वो ग्राउंड वाटर यानी भूजल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये सेशन, और ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको 120 अंक लाना है और कैसे आपको परीक्षा में कहाँ से शुरुआत करना है। परीक्षा में हमेशा चले जाइए नीचे और वहाँ से शुरुआत कर दीजिए। चलिए ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूजल को पुनः भरने में मदद करता है? वनों की कटाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़ती जनसंख्या? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भूजल को पुनः भरने में मदद नहीं करता? देखिए नहीं, छूट गया, नहीं करता है। तो ये वनों की कटाई भी हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या भी हो जाएगा, उद्योग भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी, जब भी इनमें से सभी आपको सक्षमता में मिले तो इसके साथ चले जाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर चांस होगा कि सही हो जाए। और अगर आपको आंसर पता नहीं है तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा, ठीक है, मैं बताया हूँ। और एग्जैक्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर के साथ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो कूलम का नियम कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, दूर भगाते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो ये कूलम का नियम कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न है आपका 1 to 5 का, और लिया कहाँ से है, तो इसलिए आप 1 to 5 समझ के ना जाएं परीक्षा देने। देखिए रिएक्टर पैमाने पर 2 तीव्रता का भूकंप क्या दर्शाता है? तो यह 1 तीव्रता वाले से 10 गुने को दर्शाता है, शक्तिशाली को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 गुना शक्तिशाली को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। पृथ्वी की प्लेट की गति का कारण है। पृथ्वी के प्लेट की गति का क्या कारण है? तो भूकंप। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी का प्लेट घसक जाता है, जिसके कारण से क्या आता है? भूकंप। तो पृथ्वी के प्लेट के गति का कारण है भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातुएं विद्युत की डैश होती हैं? तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक।
पारा जो धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन जो अधातु है, ब्रोमीन ये कमरे अधातु है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा, पारा धातु है। देखिए जनरली धातुएं ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन जो पारा है वो द्रव अवस्था में होता है। और सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा चालक चांदी। कौन? चांदी। याद रखिएगा, इसका संकेत Ag। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत बल्ब में डैश टर्मिनल होते हैं। तो एक विद्युत बल्ब में 3 टर्मिनल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और गलत वाक्य चुनें। चलिए चुना जाए। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की गति कहा जाता है। अच्छा देखते हैं आगे। धीमी गति से चलने वाली वस्तु की गति कम होती है, तो ये तो ठीक है। तेज गति से चलने वाली वस्तु की गति उच्च गति वाला कहा जाता है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की गति यानी चाल, बिल्कुल सही है। धीमी गति से चलने वाले वस्तु की गति कम होती है, तो कम तो है, ये अधिक। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में राहुल से एक प्रश्न पूछा गया था, यानी मुझसे जिसमें उन्हें वह कथन चुनना था जो गलत था। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? तो आप बैठे ही हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो कथन देखिए क्या है। समय के साथ किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की तालिका रूप में तुलना में दूरी समय ग्राफ अधिक आसानी से देखा जा सकता है। ये तो सही है, गलत नहीं है। बार ग्राफ पर आरेख है जो जानकारी को विभिन्न ऊंचाइयों की बार के रूप में दिखाता है, ये भी सही है। पाई चार्ट एक प्रकार का ग्राफ आरेख है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए अगला गलत है ही नहीं, तो गलत कहाँ से चुन लें हम लोग। श्वसन में जानवर हवा का ऑक्सीजन स्तर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। पौधों में श्वसन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है। तो पत्तियों के माध्यम से पौधों में श्वसन होता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र, स्टोमटा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमटा कहा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। चलो नेक्स्ट, चलिए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिट्टी की परतें ऊपर से नीचे तक होती हैं। तो देख लिया जाए ऊपर से। ऊपरी मिट्टी, उपमृदा, मूल सामग्री, आधारशिला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये ऊपरी मिट्टी, मूल सामग्री, ऊपरी मिट्टी उपमृदा, ऊपरी मिट्टी उपमृदा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। मैग्नीफेरा इंडिका डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए मैग्नीफेरा, मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा मैंगो यानी ये वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो ये आम का है। बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस ये गाय का। फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली का। किसका? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बुबालस बुबालिस भैंस का। नागाहाना सांप का। पैंथरा पार्डुस, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट,
किसी भी श्रेणी के समान गुण वाले पौधे और जानवर का एक समूह क्या कहलाता है? तो टैक्सॉन समूह है। तो टैक्सॉन जो है किसी भी श्रेणी के समान गुण वाले पौधे और जानवरों का समूह है। नेक्स्ट, तेल लगा हुआ कागज डैश सामग्री के रूप में कार्य करता है। तो तेल लगा हुआ कागज पारभासी हो जाता है, पारभासी हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। उन्हें थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है जिन वस्तुओं से, उन्हें पारभासी। स्पष्ट दिखाई देता है पारदर्शी, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है अपारदर्शी। तो ये पारभासी हो जाता है। क्या हो जाता है? पारभासी। नेक्स्ट प्रश्न, सरसों का तेल मिट्टी का तेल डैश तरल पदार्थ है। तो ये अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। क्या है? अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रक्रिया के किस बिंदु पर मिलावट होती है? प्रक्रिया के किस बिंदु पर? तो निर्माता, प्रोड्यूसर, वितरक, खुदरा विक्रेता, ये सभी क्या करते हैं? प्रक्रिया के इस बिंदु पर मिलावट करते हैं। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए सभी वाले प्रश्न ज़्यादातर चांस होता है कि सही हो जाए। संतरा, टमाटर, अमरूद और नींबू ये सब खट्टा लगता है तो प्रचुर मात्रा में होते हैं इसमें विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में सबसे ज़्यादा चांसेस होता है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी क्या होती है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, देखिए ये बीमारी जान लीजिए, ये भी पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। आगे देखते हैं प्रश्न को हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डी और दांतों को? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस। तो फास्फोरस ऑप्शन में है नहीं, तो कैल्शियम के साथ हम लोग चले जाएंगे। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब शाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया? कुतुब शाही सुल्तानों ने, तो ये मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, 1518 से 1687 तक। ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त प्रोटीन का सेवन करता है तो शरीर में क्या होता है? तो शरीर में क्या होता है? उच्च रक्तचाप हो सकता है, व्यक्ति के लीवर की विफलता या उच्च रक्तचाप हो सकता है। इसलिए अधिक प्रोटीन का भी सेवन करना हानिकारक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, डैश खाद और डैश से भरपूर होती है, इसलिए मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। पोषक तत्व तथा विटामिन से भरपूर होती है। खाद पोषक तत्व और विटामिन से क्या होती है? भरपूर होती है। तो यह ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कारक जो फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ाता। तो कौन सा कारक है? बेहतर गुणवत्ता, बिल्कुल नहीं। उर्वरकों में परिवर्तन जो है ये फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ाता। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखिए ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, पानी, तो वो तो दिया है 2 नंबर में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी नहीं, पानी, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है। क्या देखती है? ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है, और उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों में बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे? तो केरल में नारियल का पेड़ देखी होगी, नारियल का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, निदान के बाद एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि उसके रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी है, यानी एनीमिया,
आयरन की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या खाना चाहिए? एकदम VVI ये प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। आंवला, गुड़, हरी पत्तियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ। तो ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से, देखिए सक्षमता में अधिगम विकार भी पूछा गया है, अधिगम विकार भी पूछा गया है, जो कि मैं ये प्रधान शिक्षक के लिए पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है। अधिगम विकार यानी अधिगम से जुड़ी बीमारियाँ। तो डिसलेक्सिया कैलकुलेशन, पढ़ना, सुनना, बोलना, देखिए है डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने में कठिनाई होता है। किस में कठिनाई होता है? पढ़ने में। आगे देखते हैं प्रश्न। मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस डैश होता है और भोजन पाचन में सहायक होता है। तो क्या होता है? अम्लीय होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। याद रहेगा आप लोगों को, प्रबल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंडे डैश का एक समृद्ध स्रोत है। तो अंडों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है प्रोटीन, एक पोषक तत्व है। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को डेवलप करता है। तो अंडा में ये प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन, खनिज सभी, तो देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन, खनिज सभी। तो विटामिन, खनिज ये सभी आ जाएगा इसमें, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैं प्रोटीन के साथ जाऊंगा, प्रोटीन खनिज है, प्रोटीन और खनिज देखिए दिया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? तो कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम। देखिए आयोडीन एक ऐसा अधातु, घेघा रोग किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। और ये एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भोजन घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? जितने भी आप लोग बर्गर, फुचका, ये सब जो मार्केट का सामान खाते हैं उन्हें जंक फूड बोला जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये तो कोई एक बच्चा भी बना देता। काला हांडी में कई मजदूरों की मौत हो रही है। ये काला हांडी का मतलब क्या है? काला हांडी में तो ये भूख, क्या है? भूख, हंगर। तो ये भूख हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमें क्रिकेट खेलने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। मांसपेशियों की ऊर्जा, दोनों, रासायनिक ऊर्जा। तो मांसपेशियों की ऊर्जा हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक गैजेट डैश ऊर्जा के कारण काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा के कारण काम करते हैं। जब इलेक्ट्रिक गैजेट हैं तो विद्युत ऊर्जा के कारण काम करेंगे। अगला प्रश्न, डैश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति या उसकी स्थिति के कारण होती है। देखिए क्या कह रहा है कि आपको डैश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आपके दादाजी ने खेला था लेकिन आज बच्चे आमतौर पर उन्हें नहीं खेलते? तो दादाजी के समय कबड्डी खूब प्रचलन में थी, तो वो क्या हो जाएगा? कबड्डी। आज भी कुछ बच्चे खेलते हैं लेकिन बहुत सीमित दायरे में। चलिए नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, तो किससे? पेशाब करना और भौंकना।
पेशाब करना और भौंकना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चींटियाँ जब चलती हैं तो अपने पीछे डैश छोड़ती हैं, क्या छोड़ती हैं? गंध छोड़ती हैं, जिसके कारण दूसरी चींटियाँ उसे सूंघकर उसी पथ पर यानी एक सीधी रेखा में चलने लगती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जानवर है जो मांस मछली भी खाए और पेड़ पौधों से प्राप्त सब्सटेंस भी खाए? तो कुत्ता, बाघ, बकरी, घोड़ा। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सर्वाहारी जानवर, निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी जानवर है? तो घोड़ा मांस नहीं खाता है, बकरी भी नहीं खाती है, कुत्ता खाता है मांस और रोटी दोनों, तो ये कुत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पक्षी खरगोश से भिन्न है क्योंकि एक पक्षी डैश है। तो पक्षी खरगोश से इसलिए भिन्न है कि पक्षी के पास क्या है? पंख है, खरगोश के पास पंख नहीं है। फेदर्स मतलब पंख हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं कहलाते हैं? तो पालतू जानवर, यानी हम उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, पेट एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेड़ हमें छाया और स्वच्छ हवा देते हैं, किसके लिए? सांस लेने के लिए। स्वच्छ हवा देते हैं ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बड़े पौधे कहलाते हैं? तो बड़े पौधे वृक्ष कहलाते हैं। बड़े पौधे क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। बड़े पौधे कहलाते हैं पेड़ या वृक्ष, सही है, पेड़ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, झाड़ी तो छोटे पौधे कहलाते हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉलेज का स्थापन में अपने पेशेवर कौशल सीखता है? निम्नलिखित में कौन सी कॉलेज या संस्थान में अपने पेशेवर कौशल, तो व्यापारी, डॉक्टर, कुम्हार, मोची, तो कौन? तो डॉक्टर। आगे देखते हैं प्रश्न। भारत एक ऐसा देश है जहां त्यौहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति जनवरी में मनाए। गुजरात के लोग इस दिन क्या, तो पतंग उड़ाते हैं। गुजरात के लोग क्या करके? पतंग उड़ाकर दिन खुशियाँ मनाते हैं। नेक्स्ट, काम, रहना, खेलना। खेलना तो खेलना क्या हो जाएगा? मनोरंजन। देखिए ये रीजनिंग टाइप का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, परिवार। देखिए अब आ गया डीएलएड सेक्शन का प्रश्न। मैं बोला था कि महामैराथन क्लास में पर्यावरण और डीएलएड के साथ चलूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके, कम से कम समय में आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो आप चैनल को अगर देख रहे हैं तो कम से कम लाइक करें और आगे शेयर करें, कम से कम 1 लोग 2 लोगों को शेयर ज़रूर करें। देखिए परिवार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो परिवार समाज की मूल इकाई है, बिल्कुल सही है। परिवार वह स्थान है जहाँ बच्चा सीखना शुरू करता है और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, ये भी सही है। परिवार बच्चों के लिए लघु समाज है। यह बच्चा अवलोकन द्वारा सामाजिकरण के बारे में सीखता है, भी सही है। परिवार बल से बांधा जा सकता है और ये प्यार और सम्मान में बिना अस्तित्व में रह सकता है, नहीं, यही गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। एक पार्क में देखिए ये गणित का प्रश्न है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गणित की पुस्तक में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, इसमें सत्य पूछा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उत्पत्तियों से ही प्रश्न बने। एक व्यक्ति जो अंकगणितीय प्रकलन में अच्छा है वह गणित में अच्छा होगा और विलोमतः यह सत्य होगा, नहीं। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं, अंतर्ज्ञान की तो भूमिका होती है। तो नेक्स्ट, गणित कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, नहीं, यही कथन गलत हो जाएगा, सत्य है। देखिए बाकी सब तो असत्य है और यही कथन सत्य हो जाएगा। अच्छा यहाँ सत्य ना बताना था, मैं असत्य ढूंढ रहा था। देखिए नेक्स्ट है, गणित में कंजक्चर
तो कंजक्चर क्या होता है, देखिए इंग्लिश में इसको देख लीजिए। कंजक्चर गणित में क्या होता है, तो एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। ठीक है, सत्य माना जाता है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये तर्क देख लीजिए कि गणित के आधार पे, ये भी गणित का सवाल है। ठीक है, गणित वाला सेक्शन इसका महामैराथन करा चुका हूँ, अब जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न को। ये सारे गणित का सवाल है, गणित का सवाल का अलग से मैं कराता हूँ महामैराथन, सब इन्हीं प्रश्नों से लिया गया प्रश्न होता है। देखिए नेक्स्ट, पासे का आकार दिया है, संगमरमर का आकार, तो ये सब गणित का प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं आगे एक प्रश्न आ गया, शंकु के ही तो आ गया। डैश भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, तो कौन है, असम। डिगबोई कौन है, असम हो जाएगा आपका जवाब। नेक्स्ट देखिए, रबी फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, मई। आगे देख लेते हैं, हरियाली कार्यक्रम किसके विकास से संबंधित है, तो हरियाली कार्यक्रम किसके विकास से, तो वाटरशेड विकास से संबंधित है। किससे, वाटरशेड विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीले भेड़ एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन डैश के उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है, असुरक्षित हैं। क्या है, असुरक्षित, यानी इनकी ये खतरे में बने हुए हैं कि समाप्ति के कगार पे हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है, वह डैश क्षेत्र का 80%, तो ये क्या हो जाएगा, पंजाब। क्या हो जाएगा आंसर, पंजाब। नेक्स्ट, जून 1922 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के डैश में मिले, तो रियो डी जेनेरियो में मिले थे। याद रखिएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में मिले थे। 92 है ना, क्या है देख लीजिए, 92 है। पहला परमाणु बम गिराया गया, तो हिरोशिमा में पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945, 2 दिन बाद दूसरा गिराया गया था। तो एक का नाम था लिटिल मैन, एक का नाम था फैट मैन। लिटिल मैन और देखिए परमाणु बम का नाम था लिटिल मैन और फैट मैन, दोनों परमाणु बम का। तो पहला परमाणु बम कब गिराया गया, 6 अगस्त 1944 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये दोनों का नारा इन्होंने ही दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, नेताजी के नाम से यहीं जाने जाते थे। लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो जफरुल्लाह खान ने यह तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, किस मुद्दे पर बताइए, तो कांग्रेस के बिना सलाह के विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन की ओर शामिल होने की घोषणा को लेकर। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1935 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तो ये सब भारत सरकार अधिनियम के बाद ही, तो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ 1935 में। जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, तो ये असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि
तैयार की। और ठीक इसके बाद 1920 के बाद 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाती है। नेक्स्ट, होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? सबसे पहली इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1415 में प्रस्तुत की थी। ठीक है। तिलक के होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग प्रति, ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, नहीं, यही क्या है? असत्य है। नेक्स्ट, कांग्रेस के स्थान से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन सा था? तो वो था इंडियन एसोसिएशन। कौन था? इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये वुलर झील है। वुलर झील जो है ये सबसे मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? तो 65.46। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सहरसा की, बिहार में अगर पूछे कि सबसे अधिक किसकी है तो रोहतास की, रोहतास। और महिला साक्षरता तो सहरसा की सबसे कम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा है, सॉरी मैंने बोल दिया कम है, सबसे ज़्यादा है महिला और पुरुष साक्षरता रोहतास यानी सहरसा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का घटक नहीं है? तो स्थिरता खाद्य सुरक्षा का घटक नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी नहीं, ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने के लिए नागरिक की समान भागीदारी हो। आगे देखते हैं, 18 ब्रूमायर के तख्ता पलट ने फ्रांस में किस नेता को सत्ता में लाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट को यह सत्ता में लाया। फ्रांस के क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। सबसे उच्च वर्ग क्या कहे जाते थे? पादरी वर्ग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संवेग है? तो डर जो है एक संवेग है, डर जो है एक संवेग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विकास का एक तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रथम संस्था है? तो समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता है? किसके लिए स्थूलगामक? तो चलना और दौड़ना। किसके लिए? चलना और दौड़ना। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल निगेटिव वर्ड है, ये नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसे किस प्रकार देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों को देखना चाहिए। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल कितनी संख्या है? तो बिहार में कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो 40 सांसद चुने जाते हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद 75। ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पंडित जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय, जिनकी जयंती हाल में
25 दिसंबर में मनाई गई। तो नेता किसकी? नेता की, यानी लीडर। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने कितनी बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप चैंपियन का खिताब जीता है? तो 2 बार, एक बार 1983 में और एक बार धोनी की कप्तानी 2011 में। तो कई बार? 2 बार। और T20 भी अब 2 बार हो गया, एक बार 2007 में और एक बार 2024 में, अभी फ़िलहाल ही में, ये भी धोनी के कप्तानी में और एक रोहित शर्मा की कप्तानी में। अगला देखते हैं, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? तो जो फ्रांस है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेज़बानी की है। आगे देखते हैं, ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी? तो सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो USA के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से, ठीक है। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। इनमें से सभी जहाँ भी दिया हो, ज़्यादातर चांस होता है कि सही हो जाए। अब चलिए, ये हो गया आपका DLED और पर्यावरण, साथ ही साथ विज्ञान और कुछ इतिहास भूगोल के प्रश्न। तो उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा इसी आधार पर सवाल, चाहे यहीं रिपीट होगा इसमें से प्रश्न। तो आप इस सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही।